हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रोडोफाइसी के बारे में और हमारा जो एल्गी का पार्ट था वो खत्म हो गया। आज हम लोग एक नया सेगमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स को। तो हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे ब्रायोफाइट्स। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, क्लियर है? ब्रायोफाइट्स। तो जब भी हम लोग कोई नया चीज सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट? तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन। तो हेडिंग डाल दीजिए इंट्रोडक्शन। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। क्लियर है? वेरी गुड। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट होगा ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स। ब्रायोफाइट्स में क्या क्या होते हैं? बेसिकली लिवर्सवर्स होते हैं एंड मॉसेस होते हैं। तो क्या लिखेंगे? ब्रायोफाइट्स इंक्लूड liverworts and what? And mosses that are found in where? That are found in moist मतलब जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा, moist and moist shaded areas in hills। मतलब जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होगा और शेड मतलब धूप थोड़ा सा कम होगा, शेड टाइप पे जाएगा होगा, मतलब थोड़ा सा डैम्प प्लेसेस होगा, वहां पे हम लोग क्या पाए जाएंगे? वहां पे ब्रायोफाइट्स पाए जाएंगे। तो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस दैट आर फाउंड इन द मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स। हिल्स में ये लोग ज्यादातर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर हिल्स में पाए जाते हैं, राइट? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट फॉर्म में लिखा है। दे आर generally found in where? Found in damp, humid what? Damp, humid and shaded localities। ये एनसीईआरटी का लाइन है, तो अच्छे से लिखिएगा, राइट? इस वाले पार्ट में ज्यादातर समझने वाली चीजें कम है, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव चीजें ज्यादा है। समझने वाली चीजें बहुत कम है लेकिन इंफॉर्मेटिव चीजें ज्यादा है। लेकिन फिर भी इस वाले पार्ट को करना पड़ेगा बिकॉज एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? पहली बात। और दूसरी बात, अगर इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे तो आगे वाली चीजें समझ में नहीं आएंगी, राइट? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट हो जाएगा दे आर known as amphibians of plant kingdom। बिकॉज अब एक चीज बताओ मुझे, एम्फीबियन का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? दे आर नोन एज amphibians of plant kingdom। they are known as what? they are known as amphibians of plant kingdom। amphibians को amphibians क्यों कहा जाता है? amphibians को amphibians युग इसलिए कहा जाता है कि उनका जो लाइफ साइकिल है वो दो अलग अलग एनवायरनमेंट में फुलफिल होता है। उनका लाइफ साइकिल का एक पार्ट होता है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में, राइट? और दूसरा होता है उसका एक्वाटिक हैबिटेट में। मतलब एक होता है आपके सॉइल में और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपके एक्वाटिक वाटर में। तो इसी वजह से उनको एम्फीबियंस कहा जाता है क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है वो दो अलग अलग एनवायरनमेंट में कंप्लीट होता है। सेम टू सेम अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की तो उन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि उनका भी लाइफस्टाइल दो अलग अलग जगह पे कंप्लीट एनवायरनमेंट में कंप्लीट होता है। बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल
soil but dependent on water, but dependent on water for what? For sexual reproduction, for sexual reproduction। मतलब क्या दिख रहा है कि वैसे तो जो ब्रायोफाइट्स है वो कहाँ रह सकते हैं, वो सॉइल में रह सकते हैं, लेकिन उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ होगा, वो होगा वाटर में। उसके लिए किसकी जरूरत है? वाटर इन्वायरमेंट की जरूरत है। इसी वजह से दो अलग अलग एनवायरनमेंट में इनका जो है पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इसी वजह से इनको कहा जाता है, इसी वजह से इनको कहा जाता है एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम। एक पार्ट होता है उनका क्या, एक पार्ट होगा उनका सॉइल में और दूसरा कहाँ होगा, दूसरा होगा वाटर में। वाटर में क्या होगा, वाटर किसी लिए जरूरत है, वाटर जरूरत है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत पड़ती है, राइट। एक मिनट, ये लेना मैं भूल गया था। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? फोर्थ पॉइंट हो जाएगा दे प्ले, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉइंट नंबर 4? पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, पॉइंट नंबर 4, दे प्ले an important role in plant succession, याद करो जब हम लोग लाइकेंस पढ़ रहे थे, हम लोग प्लांट सक्सेशन के बारे में पढ़ा था, राइट। तो इन प्लांट सक्सेशन ऑन वेयर, ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल्स। मतलब जो अबैंडेंट रॉक है या सॉइल है उसमें प्लांटेशन कैसे होगा? उसमें प्लांटेशन होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? लाइकेंस की। उसके लाइकेंस के बाद क्या आता है? लाइकेंस के बाद आता है मॉसेस, राइट। मॉसेस बेसिकली क्या करता है, जो रॉक होता है उसको डिकम्पोज करता है और जो सबस्ट्रेट है उसको हेल्पफुल बनाता है। किसके लिए? एनवायरनमेंट को हेल्पफुल बनाता है ताकि उसमें प्लांट्स ग्रो कर सके। पहले हर्ब्स आएंगे, फिर श्रब्स आएंगे, उसके बाद ट्री आएंगे। तो प्लांट सक्सेशन में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। इसी वजह से दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेयर, इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल, इन वेयर, इन प्लांट सक्सेशन। क्लियर? वेरी गुड। पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? दे शो the plant body of bryophytes the plant body of bryophytes are more is more differentiated than algae। मतलब यहाँ पे हमें जो प्लांट बॉडी दिखता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट है। एल्गी में बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ अलग था, और भी ज्यादा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स हमें कहाँ दिखने मिलेंगे? हमें मिलेंगे, यहाँ देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलेंगे। मोर डिफरेंशिएटेड मतलब मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बोल सकते हैं, मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट्स हमें कहाँ दिखेंगे? ब्रायोफाइट्स में दिखेंगे इन कंपैरिजन टू एल्गी। बिकॉज देखिए क्यों दिखेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि जैसे हम एल्गी से लेके जैसे हम ब्रायोफाइट्स, फिर रेडियोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म जाते जाएंगे, बॉडी, प्लांट बॉडी का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ता जाएगा, राइट। क्योंकि हम लोग हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स वे के सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ते हैं, राइट। तो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट कौन होगा? एल्गी होगा। उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन होगा? ब्रायोफाइट। उससे ज्यादा कौन? टेरिडोफाइट। उससे ज्यादा कौन? जिम्नोस्पर्म। उससे ज्यादा कौन? एंजियोस्पर्म, राइट। तो जैसे जैसे हम जाते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। सो इसी वजह से यहाँ पे कहा जाए द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। क्लियर है?
पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाता है? प्लांट बॉडी, द प्लांट बॉडी is thallus like either prostrate or erect. द प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, मतलब थैलस मतलब यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम, लीफ ये प्रेजेंट नहीं होंगे, थैलस जैसा होगा, एक थैली जैसा दिखता है। मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, राइट, दिस इज द ग्राउंड, और ये है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स ऐसे कैसे होंगे? थैलस लाइक ऐसे। और थैलस लाइक में कैसे होंगे? आइदर प्रोस्टेट होंगे, मतलब जमीन पे ऐसे पड़े हुए मिलेंगे, और इरेक्ट होंगे या ऐसे मिलेंगे, राइट। तो क्या हो सकता है? द प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, इसको याद रखना है, द प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक आइदर प्रोस्ट्रेट और आपको मिलेंगे इरेक्ट। प्रोस्ट्रेट मतलब क्या? ये है थैलस लाइक स्ट्रक्चर, मान लीजिए ब्रायोफाइट्स है, ये जमीन है, राइट। थैलस लाइक मतलब दिस इज थैलस, प्रोस्ट्रेट मतलब ऐसे जमीन पे ऐसे पड़ा हुआ, ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ, राइट। और इरेक्ट मतलब ऐसे वर्टिकली खड़ा हुआ, राइट। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, राइट। द प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक आइदर प्रोस्ट्रेट or erect and attached to the substratum by unicellular और मल्टीसेलुलर, इसको याद रखिएगा अच्छे से, और मल्टीसेलुलर। क्या यहाँ पे रूट्स प्रेजेंट होंगे? नहीं होंगे। रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या है? राइजॉइड्स, सिंपल। मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स, RHIZOIDS, राइजॉइड्स। तो क्या होगा? प्लांट बॉडी थैलस लाइक होगा, आइदर प्रोस्टेट होगा और इरेक्ट होगा, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, मतलब जमीन के साथ कैसे जुड़ा होगा? ऐसे टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर, आइदर यूनिसेलुलर होगा और मल्टीसेलुलर होगा। क्या? रूट, आइदर सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर रूट, नो, रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज राइजॉइड्स, द प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक आइदर प्रोस्ट्रेट, और ऐसे पढ़िएगा, प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक आइदर प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट्स एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजॉइड्स। जब भी राइजॉइड्स बोलिएगा तब भी ये वर्ड यूज कीजिएगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजॉइड्स, राइट, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजॉइड्स। क्लियर है? वेरी गुड। पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा? देखते हैं, चलो। पॉइंट नंबर 7 क्या होगा? बोलो। पॉइंट नंबर 7 क्या होगा? पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा, क्या होगा पॉइंट नंबर 7? द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब एन टाइप, हैप्लॉइड मतलब एन टाइप, राइट। प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, plant body is haploid which produces what? Which produces gametes, which produces what? Which produces gametes. That is why gametes, that is why it is called a what? It is called a gametophyte. क्या बोला जाता है? गैमेटोफाइट। मतलब जो प्लांट बॉडी गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है, जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट बोलेंगे, राइट। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, कौन सा प्लांट बॉडी?
हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या करेगा, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, गैमेटोफाइट, राइट। द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, द मेन प्लांट बॉडी, सॉरी द मेन यहाँ पे होगा द मेन प्लांट बॉडी, बिकॉज यहाँ पे गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों देखे जाते हैं, लेकिन उसमें जो मेन होता है MAIN, इस वर्ड को लिखना मत भूलिएगा। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड which produces gametes, that is why it is called a gametophyte, that is why it is called a gametophyte। क्योंकि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों देखे जाते हैं, लेकिन उसमें जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो क्या होता है, वो होता है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, राइट। इसी वजह से कहा गया है द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड which produces gametes, that is why it is called a gametophyte, simple। the plant body, the haploid plant body which produces gametes is called what, gametophyte, simple। the haploid plant body which produces what, gametes is called gametophyte, simple। clear है। so I think this is all about the introduction। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, ब्रायोफाइट्स के कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, राइट। और रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे। मैंने पहले सोचा था कि रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसको आज ही मतलब आज ही उसको पढ़ा देते हैं, लेकिन मुझे लगा कि रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में बहुत सारे नए नए टर्म आएंगे, एंथेरिडियम, आर्किगोनियम, एंथेरोजॉइड्स, राइट। ऐसे बहुत सारे नए नए टर्म्स आपको आप इंट्रोड्यूस होंगे नए नए टर्म्स के साथ। इसी वजह से मुझे लगा कि एक ही दिन में ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, राइट। बिकॉज ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है एंड जो इम्पोर्टेंस वाला पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव पार्ट है, और रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो इंफॉर्मेटिव भी है और उसके साथ साथ उसको समझना भी है, राइट। तो इसी वजह से इंफॉर्मेटिव पार्ट को मैंने थोड़ा सा अलग रखा और समझने वाले चीज़ को थोड़ा सा अलग रखा। यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100% चीज़ें आपका इंफॉर्मेटिव है, लेकिन रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में 90% आपका समझने वाला पार्ट है, 10% सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, बाकी जो टर्म है वही इंफॉर्मेटिव है, दैट्स इट। बाकी 90% समझने वाली बात है, इसी वजह से मैंने दोनों चीज़ को अलग रखा, राइट। तो इसी वजह से आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा हो सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो लिखेंगे इम्पोर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है कोई बताओ। पहला इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, पहला इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, पहला इंपॉर्टेंस हो जाएगा आपका क्या, स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम, स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम, SPHAGNUM, स्फैग्नम। स्फैग्नम क्या है, एक ब्रायोफाइट है और किसके अंदर आता है, मॉस के अंदर आता है। अ मॉस प्रोवाइड पीट, स्फैग्नम से हमें क्या मिलता है, पीट मिलता है, which have long been used as what, fuel, right। ये किसकी तरह काम करता है, फैग्नम से हमें क्या मिलता है, फैग्नम क्या है, एक मॉस है, मॉस ब्रायोफाइट है, राइट। और उससे हमें क्या मिलता है, पीट मिलता है, राइट। क्या मिलता है, पीट मिलता है। और उस पीट से हम लोग क्या कर सकते हैं, हैव लॉन्ग बीन, बहुत सालों से किसके काम में यूज आता है, ये फ्यूल, एज अ फ्यूल ये काम आता है, राइट। एंड as packaging material, and as a packaging material for transshipment of living material,
तो क्या होगा, फैगनम एक मॉस है जिससे हम लोग क्या प्रोवाइड पीट विच हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल एंड एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल because of its capacity to hold water। तो ये क्या कर सकता है, स्फैग्नम जो है ये बहुत ज्यादा वाटर को होल्ड करके रख सकता है। इसी वजह से अगर एक जगह से दूसरी जगह पर मुझे किसी लिविंग चीज को, मान लो एक फ्लावर है, राइट, फ्लावर को अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, राइट, तो वो फ्लावर मुरझा जाएगा। तो अगर मैं उसमें थोड़ा सा स्फैग्नम डाल दूं तो स्फैग्नम क्या करेगा, उसे स्फैग्नम बहुत ज्यादा वाटर होल्ड कर सकता है, तो उसे एक वाटर इन्वायरमेंट देगा। तो इससे क्या होगा, वो फूल या वो जो पौधा है वो मुरझाएगा नहीं, जिंदा रहेगा। इसी वजह से क्या कहा जाता है कि एज अ फ्यूल यूज होता है एंड एज अ पैकेजिंग मटेरियल भी यूज होता है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। स्फैग्नम बहुत ज्यादा पानी अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, राइट। वही पानी वो किसको पहुंचाएगा, प्लांट्स को पहुंचाएगा या लिविंग मटेरियल को पहुंचाएगा। ये प्लांट वाटरी इन्वायरमेंट होने से क्या होगा, वो सड़ेगा नहीं, एज सिंपल एज दैट, राइट। हो गया पहला पॉइंट इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, बताओ, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, बताओ। कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा दूसरा इंपॉर्टेंस, बताओ क्या होगा। mosses along with lichens act as a primary organisms to colonize on rock। मतलब क्या करेगा, मॉस लाइकेन के साथ एक्ट एज अ प्राइमरी ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज ऑन रॉक। पहले कौन आएगा, पहले लाइकेन्स आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आपका मॉस आएगा, राइट। कोलोनाइज ऑन रॉक एंड हेंस are of great ecological importance, राइट। तो मॉस क्या करेगा, लाइकेन्स के साथ प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है जो कोलोनाइज ऑन रॉक, राइट, एक्ट एज अ प्राइमरी ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज ऑन रॉक्स या बेयर रॉक्स भी कह सकते हैं, ऑन रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, राइट। क्लियर है। ये बेसिकली क्या करता है, दे decompose rock and make the substrates helpful for the growth of the plants, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एक मिट्टी जैसा एनवायरनमेंट चाहिए। कोई बेयर रॉक में तो वो नहीं कर सकते ग्रो, राइट। तो इसी वजह से क्या करता है, ये मॉसेस एंड लाइकेंस क्या करते हैं, दे डिकम्पोज, क्या करते हैं, जो रॉक है उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिकम्पोज कर देते, छोटे छोटे टुकड़े में, और एक मिट्टी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। उसी के मिट्टी के स्ट्रक्चर के ऊपर क्या बनता है, लाइकेंस एंड मॉसेस घना होते जाते हैं। उसके ऊपर क्या बनता है, उसके ऊपर बनता है हर्ब्स, उसके बाद आता है शर्ब्स। उसके बाद जैसे जैसे वो मिट्टी डिकम्पोज होते जाता है, जैसे जैसे रॉक डिकम्पोज होते जाता है, मिट्टी का क्वांटिटी बढ़ते जाता है, वहां पे बड़े बड़े
प्लांट्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। इसको हम लोग इन डिटेल में क्लास 12th में पढ़ेंगे, प्लांट सक्सेशन को, राइट। द डिकम्पोज रॉक दे decompose rock and make the substrates helpful for the growth of the plants, and substrate को helpful बनाता है ताकि वहाँ पे plants grow कर पाए। सिर्फ उसको डिकम्पोज ही नहीं करता, उसको डिकम्पोज करने की वजह से क्या होता है, उसमें डिकम्पोज हो गया तो मिट्टी जैसा स्ट्रक्चर बन गया, राइट, जहाँ पे हर्ब्स ग्रो कर सकते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं ये मॉसेस एंड लाइकेंस, ताकि उस न्यूट्रिशन लेके वो हर्ब्स बड़ा हो सके, राइट। तो मेक द सबस्ट्रेट हेल्पफुल और सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, राइट। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, mosses form a dense mat. Mosses form a dense mat on the soil and prevent what, and reduce the impact of rain and prevent soil erosion। इस चीज को समझना पड़ेगा। समझने कैसे पड़ेगा, आप कभी अगर पहाड़ में घूमने गए, अगर आपने कभी पहाड़ में घूमने गए ऐसे, तो पहाड़ में ऐसे ऐसे पत्थर रखे होते हैं, ऐसे पत्थर रखे होते हैं, ऐसे मिट्टी होता है, वहां पे आप देखेंगे कि एक डेंस मैट जैसा दिखेगा आपको, ऐसे डेंस मैट जैसा ऊपर, ऐसे पहाड़ पत्थर के ऊपर दिखेगा, मिट्टी के ऊपर दिखेगा, ये पत्थर के ऊपर ऐसा डेंस मैट जैसा दिखेगा। ये क्या है, ये मॉस है। मॉस फॉर्म अ डेंस मैट ऑन द सॉइल। ये मॉस जैसे ये एक डेंस मैट जैसा बन गया। मान लो कि ये सॉइल है, राइट, दिस इज द सॉइल, राइट। अब मान लो, अब पहाड़ मतलब इन जनरल भी होता है, लेकिन हिल स्टेशन में ये सबसे ज्यादा होता है। मान लो पहाड़ के जो सॉइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो थोड़ा सा ऐसे होते हैं, राइट। अब मान लो कि वहां पे एक डेंस मैट बन गया मॉसेस का, ये डेंस मैट बन गया मॉसेस का। अगर ये डेंस, अब मान लो यहाँ पे बारिश हो रही है, राइट, बारिश हो रही है। अब मान लो कि अगर ये डेंस मैट नहीं होता तो ये बारिश की जो बूंदे हैं वो कहाँ जाके गिरती, डायरेक्ट जाके सॉइल को हिट करती, इस सॉइल को हिट करती। इसकी वजह से क्या होता, सॉइल इरोशन होता, राइट, सॉइल इरोशन होता। आपने बहुत बार सुना होगा कि सॉइल लिंचिंग, सॉइल इरोशन हो चुका है, बहुत सारी जगह में होता है, राइट, जिसे वो क्या कहते हैं, उसे लिंचिंग ही कहते हैं उसे, एग्जैक्टली वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर जब बारिश होता है, आप समझ गए होंगे, तो जब बारिश होगा तो क्या होगा, अगर ये डेंस मैट प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये जाके डायरेक्ट सॉइल को इम्पैक्ट करेगा। अगर सॉइल को इम्पैक्ट करेगा तो क्या होगा, सॉइल इरोशन होगा, राइट। तो ये क्या करता है, डेंस मैट फॉर्म करता है ताकि जो इम्पैक्ट है रेन का वो कम हो जाए, टू रिड्यूस, यहाँ पे इसी वजह कहा गया है, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन। अब एक चीज को समझो कि बारिश गिरेगी तो डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा सॉइल को, तो सॉइल इरोशन हो सकता है। तो इसी वजह से ये मैट है, मैट जैसा स्ट्रक्चर होगा, तो बारिश की जो बूंदे हैं वो कहाँ जाके गिरेगी, डायरेक्ट हिट करेगी इस मैट को। तो जो शॉक होगा वो कौन एब्जॉर्व करेगा, ये मैट वाला स्ट्रक्चर एब्जॉर्व करेगा और प्रिवेंट मतलब प्रिवेंट करेगा किसे, सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करेगा। और एक चीज देखो, हमने क्या पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स में क्या होते हैं, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने के लिए रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, राइजोइड्स। तो मॉसेस के अंदर इतने सारे, अगर मॉसेस है तो बहुत सारे राइजोइड्स भी तो होंगे यहाँ पे।
और वो राइजोइड्स रूट क्या करता है बेसिकली, जो हायर प्लांट्स में जो रूट होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है। तो यहाँ पे भी ये राइजोइड्स क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो इनका काम सिर्फ पानी या न्यूट्रिशन लेना नहीं है, इनका काम क्या है, ये मिट्टी को भी पकड़े रखेगा। तो वैसे भी ये सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करेगा। तो ये दो तरह से सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करेगा। एक कि इसने डेंस मैट जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, तो बारिश की जो बूंदे वो पहले हिट करेगी किसे, इस मैट को, तो वो क्या करेगा, उस जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मिट्टी तक पहुंचने नहीं देगा। और दूसरा, इतने सारे अगर डेंस मॉसेस है तो उनके राइजोइड्स होंगे, तो राइजोइड्स क्या करेंगे, मिट्टी को पकड़े रखेंगे ताकि सॉइल इरोशन ना हो। तो दोनों तरफ से ही ये सॉइल इरोशन को रोकते हैं। राइट, क्लियर है। और एक चीज है, क्या है, पॉइंट नंबर 4 लिख लीजिए। स्फैग्नम जो मॉस के बारे में पढ़ा हमने, स्फैग्नम हैज SPHAGNUM, स्फैग्नम हैज एक साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन होगा। स्फैग्नम हैज माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है स्फैग्नम में। स्फैग्नम हैड माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, that is why it is used as a surgical dressing, dressing in World War I, राइट। ये एक इंफॉर्मेटिव पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था तो कॉटन में बहुत कमी थी। अब आज के दिन में क्या होता है, जब एक सर्जरी होता है उसमें जब ड्रेसिंग की जरूरत होती है तो हम लोग कॉटन से करते हैं, लेकिन इतना सारा कॉटन तो था नहीं तब, और जहाँ पे वर्ल्ड वॉर हो रहा था वहां से भेजना भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव था। तो इसी वजह से उस टाइम क्या किया कि स्फैग्नम के अंदर क्या है, माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, इसी वजह से एज अ सर्जिकल ड्रेसिंग इसे यूज किया गया। कहाँ पे, एज अ सर्जिकल ड्रेसिंग इसे यूज किया गया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। तो एक इंफॉर्मेटिव पार्ट है, इसको याद रखिएगा, राइट। तो क्योंकि इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस वाला जो पार्ट था वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, मतलब ऑलमोस्ट 100% ही इंफॉर्मेटिव है, तो इसी वजह से। और लेकिन रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो 90% आपका समझने वाला पार्ट है और 10% ही आपका इंफॉर्मेटिव है, राइट। तो इसी वजह से दोनों को मर्ज करना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कल हम लोग रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स का रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, बिकॉज रिप्रोडक्शन पार्ट उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। और बहुत सारे नए नए टर्म्स के साथ आप इंट्रोड्यूस्ड होंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रिप्रोडक्शन को हर एक स्ट्रक्चर के साथ, हालांकि उतना स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। देखो, एग्ज़ाम क्लियर करना अलग चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना अलग चीज़ है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब जाके एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोर्ड वर्क में जो भी आपको डायग्राम दे रहा हूँ वो सिर्फ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ताकि उस डायग्राम से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड हो सके। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा हर एक डायग्राम के साथ, हर एक चीज़ के साथ डिटेल में उसको इलेबोरेट कर सकूँ, राइट। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, कल एक बार रिप्रोडक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद पूरा सेगमेंट को पढ़ेंगे, राइट। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय।